हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन होगा कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। सेपरेटली इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर अकाउंटिंग के अंदर कौन सी आइटम हमारी कैपिटल नेचर की होती है और कौन सी आइटम हमारी रेवेन्यू नेचर की होती है। तो बहुत डिटेल में डिस्कशन होने वाला है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स के ऊपर, किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, कौन से बेसिस होते हैं जिस बेसिस पर हम किसी भी आइटम को रेवेन्यू नेचर बोल सकते हैं या किसी भी आइटम को कैपिटल नेचर बोल सकते हैं। तो पूरा डिस्कशन होने वाला है, डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही हैं और साथ के साथ जो है बिजनेस लॉ की 60+ क्लासेस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है। तो आप जाके उनको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर। तो कैपिटल और रेवेन्यू को समझने से पहले आपको कुछ बातें और समझनी होंगी, तो आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमें दो चीजों को देखना है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। रिसीट का मतलब हो गया कि बिजनेस के पास कहां कहां से पैसा आता है, जबकि एक्सपेंडिचर का मतलब होगा कि बिजनेस कहां कहां पर पैसा खर्च करता है। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर को देखेंगे। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का मतलब सबको पता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। एनी टाइप ऑफ पेमेंट बाय बिजनेस। बिजनेस किसी भी तरीके की पेमेंट करता है उसको हम एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आउटफ्लो। अगर आप खर्चा करोगे तो आपका पैसा जाएगा ही जाएगा, बिजनेस से आउटफ्लो होगा ही होगा। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन किया था असेट वाले पॉइंट के अंदर, जहां पर मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दोबारा डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले एक बात और देख लेते हैं। कोई भी बिजनेस जो है अपने एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में बांटता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आता है परचेज ऑफ गुड्स एंड यूज ऑफ सर्विसेज। तो अगर आपको बिजनेस करना है, सामान बेचना है, तो उसके लिए आपको सामान को खरीदना भी पड़ेगा। गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। गुड्स के एग्जांपल सुन लो। अगर आपका ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस है तो जो ग्रोसरी आइटम आपकी दुकान में पड़ा होगा वो आपके लिए गुड्स कहलाएगा। अगर आपका स्टेशनरी का बिजनेस है तो जितना भी पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, कैलकुलेटर पड़ा होगा आपकी दुकान में वो आपकी स्टेशनरी शॉप के लिए गुड्स कहलाएगा। उसी तरीके से आपकी अगर गारमेंट्स की शॉप है तो जो क्लोथ्स पड़े होंगे आपकी दुकान पे वो सब आपके गुड्स कहलाएंगे। तो गुड्स का सिंपली मीनिंग हो गया कि वो आइटम जिसमें बिजनेस डील करता है। तो आप बिजनेस कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो, तो गुड्स को बेचने के लिए आपको गुड्स को खरीदना भी तो पड़ेगा। आपके पास गुड्स कहां से आएंगे? फ्री में तो नहीं आएंगे। गुड्स खरीदने के लिए भी पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर उसी खर्चे की बात हो रही है। जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो गुड्स खरीदना आपके लिए एक्सपेंडिचर है। और क्या हो सकता है? यूज ऑफ सर्विसेज। आज की डेट में सिर्फ दुकान खोलने से काम नहीं होता, बिजनेस खोलने से काम नहीं होता, इसका प्रमोशन भी करना पड़ता है। आज का टाइम डिजिटल मार्केटिंग का है, तो बिना डिजिटल मार्केटिंग के आपका काम नहीं चल सकता। आपको जो है अपनी दुकान की एक वेबसाइट खोलनी होगी, उसमें पेमेंट गेटवे सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और वो टेक्निकल एक्सपर्ट आपके लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसको आप पेमेंट भी करोगे, तो वो पेमेंट भी आपके लिए खर्चा है। तो परचेस ऑफ गुड्स या फिर यूज ऑफ सर्विसेज दोनों ही जो है हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे हैं। तो जो भी खर्चे हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के होते हैं, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं हमारे, उसको कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे बेसिस पर जो खर्चे होते हैं वो आ गए। जबकि दूसरे साइड अगर हम चलें, अपने सेकंड पार्ट को देखें, तो यहाँ पर भी हमारा खर्चा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर खर्चा किसी और चीज के ऊपर हो रहा है। अगर आप बिजनेस के अंदर असेट परचेज करते हो या लाइबिलिटी पे करते हो तो इसके ऊपर होने वाले खर्चे को हम कह सकते हैं कि ये हमारी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि असेट जो है वो रोज रोज परचेज नहीं करी जाती। उसी तरीके से लाइबिलिटी की पेमेंट रोज रोज नहीं होती। अगर आप बिजनेस के अंदर कोई असेट परचेज करके ला रहे हो, कोई मशीन परचेज करके ला रहे हो, कोई फर्नीचर परचेज करके ला रहे हो, तो वो 4-5 साल आराम से चलेगा। वो असेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। उसी तरीके से अगर लाइबिलिटी की बात करूं तो अगर आप अपनी लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, आपने बैंक लोन लिया, आप उसकी रीपेमेंट कर रहे हो, तो वो लोन की रीपेमेंट आप रोज रोज नहीं करते, वो आपकी डेली बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। आपने लोन लिया तो आप 4-5 साल बाद लौटाओगे। तो लोन पेमेंट करने से आपकी लाइबिलिटी कम होगी, जबकि असेट परचेस करने से आपकी असेट बढ़ेगी। तो असेट चाहे इंक्रीज हो चाहे लाइबिलिटी डिक्रीज हो, दोनों केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारी नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो इस असेट और लाइबिलिटी के अंदर होने वाले किसी भी खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर डालते हैं। ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं है, ना ही हम एसेट रोज रोज खरीदते हैं, ना ही हम लाइबिलिटी रोज रोज पे ऑफ करते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अभी हम बहुत डिटेल में रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखने वाले हैं। अभी तो मैंने आपको एक बहुत ही हल्का हल्का ऊपर से आइडिया दिया। सबसे पहले पकड़ते हैं हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट
फॉर यूज इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड। तो अगर आप बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट परचेज करने के लिए पैसा खर्च करते हो तो वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि फिक्स एसेट को हम लॉन्ग पीरियड तक इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको एसेट के क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, वहां पर फिक्स एसेट के बारे में बताया था। फिक्स एसेट हमारी नॉन करंट एसेट होती है जिसको हम 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लंबे समय तक यूज होने वाली एसेट हमारी फिक्स एसेट कहलाती है। फिक्स एसेट के एग्जांपल हो सकते हैं, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हो, लैंड परचेज करते हो, बिल्डिंग करते हो, फर्नीचर करते हो, मोटर व्हीकल करते हो, कंप्यूटर करते हो, ये सब एसेट खरीदने का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरीके से कुछ और खर्चों को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। उससे पहले एक बात और सुन लो, आपके दिमाग में आएगा कि आखिर हम इसका क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, हम बिजनेस के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। उसी तरीके से जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी फीचर होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी फीचर होते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम कुछ पार्ट को बैलेंस शीट में डाल देते हैं और कुछ पार्ट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये समझ में आ गया कि हम इनका क्लासिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें बैलेंस शीट में डालना है तो पता तो होना चाहिए कौन सा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। तो समझ में आ रही है आपको बात कि इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है। तो वापस आते हैं यहीं पे। तो मैं आपको कह रहा था कि कुछ और भी खर्चे होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान से सुनना, लीगल एक्सपेंसेस पेड इन कनेक्शन विद द परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। एग्जांपल हो गया इसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेट सपोज आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो 50 लाख की, तो प्रॉपर्टी आपने 50 लाख की परचेस करी, तो जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार ऑफिस में गए तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर 2 लाख रुपए और पे करने पड़ गए। तो आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी प्लस 2 लाख की रजिस्ट्रेशन फीस दी। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि आपको ये प्रॉपर्टी कितने की पड़ी, तो आप क्या कहोगे, 50 लाख या 52 लाख? तो सिंपल सी बात है, आप 52 लाख कहोगे, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन फीस को भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट मान लिया। आपने मान लिया कि प्रॉपर्टी 52 लाख की पड़ी मुझे। उसी तरीके से लेट सपोज आपने कोई एसी खरीदा 50,000 का और उसके बाद आपने 5,000 रुपए उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि आपने एसी कितने का खरीदा, तो आप 50,000 कहोगे कि 55,000 कहोगे? तो सिंपल सी बात है, आप 55,000 कहोगे, क्योंकि 5,000 रुपए जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसको आप एसी की कॉस्ट का पार्ट मान रहे हो। आप मान रहे हो कि ये एसी मुझे 55,000 में पड़ा। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो उससे रिलेटेड जितने भी लीगल एक्सपेंसेस होंगे उसको आप अपनी कॉस्ट का पार्ट मानोगे। अगर आप कोई मशीन खरीदते हो तो उस मशीन के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे वो आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जब भी हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसको खरीदते समय जो भी उससे रिलेटेड खर्चा होगा उसको हम उसी की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक लॉजिकल बात है। तो समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फिक्स एसेट को परचेस करना, और फिक्स एसेट को हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, एक टेंजिबल एसेट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर टेंजिबल एसेट्स को देखा। उसके बाद अगर मैं इंटेंजिबल एसेट्स की बात करूं तो इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमारे आ गए गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। इन सबको परचेस करने के ऊपर किया गया खर्चा भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। उसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। हमने एसेट के अंदर पढ़ा था नॉन करंट एसेट, वहां पर साफ साफ बोला गया था अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस तो वो आपकी नॉन करंट एसेट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम उसी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद देखो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ फिक्स एसेट। तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू परचेज द फिक्स एसेट इज एडेड टू इट्स कॉस्ट ओनली फॉर द पीरियड अप टू द टाइम और बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लो आप एक मशीन खरीद के लेके आए 50 लाख की, और वो 50 लाख रुपए के लिए आपने बैंक से लोन लिया था, तो आपके पास 50 लाख का फिक्स एसेट आ गया। अब आपने लोन लिया है तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी जा रहा होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वो जो इंटरेस्ट जा रहा है लोन के ऊपर, वो इंटरेस्ट आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आपने 50 लाख का एसेट खरीदा है, लेकिन आपने लोन 2 महीने पहले लिया था। मान लो आपने 10 जुलाई को 50 लाख का एसेट खरीदा है और आपने बैंक से लोन लिया था 2 महीने पहले, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपने कुछ इंटरेस्ट तो पे करा होगा। सपोज आपने 2 महीने के अंदर 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया, तो जो 50,000 रुपए का आपने इंटरेस्ट पे करा वो इंटरेस्ट को आप अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे। यहाँ पर अब आपकी एसेट 50 लाख की नहीं कहलाएगी, 50 लाख 50,000 की कहलाएगी। लेकिन ये इंटरेस्ट को कब तक एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है, जब तक आपका एसेट पुट टू यूज में ना आ जाए। पुट टू यूज में आने का क्या मतलब है, आपने 10 जुलाई को एसेट खरीदा और 10 जुलाई से ही एसेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो बस 10 जुलाई की डेट ही आपकी एसेट परचेज डेट है और 10 जुलाई आपकी एसेट पुट टू यूज की डेट है। तो 10 जुलाई तक जितना भी आपने इंटरेस्ट पे कर दिया उसको आप अपनी एसेट की कॉस्ट का पार्ट मान लोगे, लेकिन 10 जुलाई से आगे जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तो पुट टू यूज की जो डेट होगी वही कट ऑफ डेट होगी। उस डेट से पहले अगर आपने एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर पे होने वाला इंटरेस्ट आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब अगर मान लो ऐसा होता आपने 10 जुलाई को एसेट खरीदा
लेकिन आप उसको पुट टू यूज में लेके आए 10 अगस्त को, यानी 1 महीने बाद, तो यहाँ पर फिर 10 अगस्त आपकी कट ऑफ डेट बन जाती। 10 अगस्त तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा वो सब आपकी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट का मतलब है पुट टू यूज की डेट, पीरियड अप टू द टाइम और बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल हो गए। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी, अगर आप कोई एसेट परचेस करते हो तो उसकी जो कॉस्ट होगी तो वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी, या फिर एसेट परचेस करते समय उससे रिलेटेड जो भी आपके खर्चे होंगे वो खर्चे आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद उन दोनों को मिलाकर जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगी। तो समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर हम आगे देखें और किस किस चीज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, डेफिनेशन में देखो और लिखा हुआ है, और द परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑफ और एडिशन टू और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट विद अ व्यू टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। तो इसका क्या मतलब है, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आपका एक फेमस एग्जांपल, इससे आपको कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाता है। यहाँ पर देखो एक सिनेमा हॉल है, ये सिनेमा हॉल के अंदर बीच में कुछ सीटें लगी हुई हैं, टोटल 5 लाइनें हैं, हर लाइन के अंदर 4 सीटें, टोटल 20 सीटें हो गई। 2 एग्जिट गेट है, एक राइट साइड से और एक नीचे की तरफ से। तो ये सिनेमा हॉल का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे। सिनेमा हॉल वालों ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से भी एक एग्जिट गेट बना लेते हैं, तो उन्होंने लेफ्ट साइड से एक नया एग्जिट गेट बना दिया, न्यू एग्जिट गेट तैयार कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो नए गेट के ऊपर खर्चा करा गया है, ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि कौन सा खर्चा है? तो हमारे पास पता लगाने का एक सिंपल सा तरीका है, हमें से भी ये चेक करना है कि क्या इस खर्चे से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। एक अलग से नया एग्जिट गेट बना दिया, तो क्या इस एग्जिट गेट बनाने से सिनेमा हॉल की कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी? बिल्कुल नहीं, कोई भी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी। वहीं अगर ऐसा हो जाए कि सिनेमा हॉल जो है अपनी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा ले, अभी तक यहाँ पर टोटल 5 लाइन थी, हर लाइन में 4-4 सीटें थी, टोटल 20 सीटें थी। अब क्या करा सिनेमा हॉल वालों ने, कोई नया गेट नहीं लगाया बल्कि बीच में 2-2 सीटें और बढ़ा दी, तो अब यहाँ पर टोटल 8 सीटें और बढ़ गई। अब इस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी 20 से बढ़ के 28 हो गई। तो जैसे ही सीटों को बढ़ाया गया वैसे ही इस सिनेमा हॉल की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। अब इस सिनेमा हॉल में एक साथ 20 की जगह 28 लोग बैठ के मूवी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सीट बढ़ाने से सिनेमा हॉल की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो जिस भी खर्चे से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए वो खर्चा बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जबकि जो न्यू एग्जिट गेट बनाने का खर्चा था, उस खर्चे से सिनेमा हॉल की कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी थी, वो तो सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा था, सिनेमा हॉल को मेंटेन करने का खर्चा था। जब हॉल के अंदर से लोग बाहर निकलते हैं तो 2 गेट होने की वजह से काफी भीड़ हो जाती है, इसीलिए एक नया गेट बनाया गया ताकि जो है भीड़ ना हो, हंगामा ना हो किसी तरीके का। तो तीसरा एग्जिट गेट बनाया गया ताकि बिजनेस और अच्छे से चल पाए। तो यहाँ पर सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खर्चा करा गया है, और अगर कोई खर्चा सिर्फ बिजनेस को मेंटेन करने के लिए करा जाए तो वो खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो नया गेट लगाया गया, इस नए गेट का खर्चा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खर्चा करा जाता है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई थी, अगर आप कोई खर्चा करते हो ऑन परमानेंट इंप्रूवमेंट और एडिशन टू और एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, तो अगर आप कोई खर्चा करते हो, कोई इंप्रूवमेंट करते हो, एडिशन करते हो, एक्सटेंशन करते हो अपने एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर, और किस पर्पस के साथ करते हो, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है, इंटेंशन। किस इंटेंशन के साथ आपने खर्चा करा है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज आपके फैक्ट्री के अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसके अंदर 4 लेयर में प्रोडक्शन होती है, और आप चाहते हो कि आप अपनी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ। आप उस मशीनरी के अंदर एक और लेयर लगवा देते हो, तो जो 5वीं लेयर का खर्चा है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि 5वीं लेयर लगते ही आपकी बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। और अगर मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। इसी तरीके से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग एसेट के ऊपर कोई खर्चा करते हो और इस इंटेंशन के साथ करते हो कि इससे आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पर देखो नीचे 2 नोट लिखे हुए। सबसे पहला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा बैलेंस शीट में जाता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हमें 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का बेनिफिट देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब है लॉन्ग टर्म पीरियड का बेनिफिट। आप कोई एसेट खरीद रहे हो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड बेनिफिट है। आप कोई अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने वाला खर्चा कर रहे हो, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड बेनिफिट है। तो ये आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। एक और नोट लिखा हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आइदर इंक्रीज एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमारे एसेट इंक्रीज होता है, ये तो हमें पता ही चल गया, साथ से साथ लायबिलिटी भी रिड्यूस होती है। तो लायबिलिटी रिड्यूस होने वाला पॉइंट आपको बुक्स के अंदर कम ही देखने को मिलेगा, ज्यादातर बुक्स में नहीं लिखा होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखोगे, सोचोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरीके से एसेट परचेस करना हमारा डे टू डे का काम नहीं है, उसी तरीके से लायबिलिटी पे ऑफ करना भी हमारा डे टू डे का काम नहीं होता। तो जब हम लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। अब अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी स्पेंड ऑन मटेरियल एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो क्या बोल रहा है ये
मटेरियल एंड सर्विसेज यूज बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होने वाले मटेरियल और सर्विसेज के ऊपर अगर पैसा खर्च करा जाए तो उस खर्चे को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें मटेरियल और सर्विस का मतलब समझना है, कौन से मटेरियल और कौन से सर्विस की बात हो रही है। तो मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हम बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में यूज होने वाले गुड्स के बारे में, उन गुड्स के बारे में जिससे बिजनेस डील करता है। अगर बिजनेस गुड्स को परचेज करने के लिए पैसा खर्च करता है तो उस खर्चे को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। एग्जाम्पल में देखो, आप पहले पॉइंट के अंदर ही लिखा हुआ है कि मटेरियल का मतलब क्या, मटेरियल का मतलब हो गया फिनिश गुड या फिर रॉ मटेरियल। अगर आपका बिजनेस फिनिश गुड को परचेज करके रीसेल करने का है तो फिर उस केस में आपके लिए मटेरियल का मतलब फिनिश गुड है। एग्जांपल इसके मैं बताऊं तो अगर आपकी गारमेंट्स की दुकान है तो आप बने बनाए कपड़े खरीदते हो, आप होलसेल से बने बनाए कपड़े खरीद के लेके आते हो दुकान में और उन कपड़ों को कस्टमर को सेल कर देते हो। तो उस केस में आपके लिए मटेरियल का मतलब क्या है, वही बने हुए रेडीमेड गारमेंट्स। वहीं अगर मान लो कोई फर्नीचर की दुकान है, वो फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर को खुद बनाता है, तो उस केस में उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसके लिए रॉ मटेरियल है लकड़ियां। वुडन को लेकर आएगा, उसके बाद उसकी कटिंग करेगा, फेविकॉल से चिपकाएगा, नेट बोर्ड लगाएगा, उसके ऊपर पेंट करेगा और फाइनली फर्नीचर तैयार करेगा। तो उस केस में उस फर्नीचर वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या है, उसकी लकड़ियां। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आप चाहे फिनिश गुड्स रखो अपनी दुकान में, रेडीमेड गारमेंट्स रखो, चाहे मटेरियल रखो यानी लकड़ियां रखो जिसको आप फर्नीचर में कन्वर्ट करोगे, बात यहाँ पर सिंपली ये हो रही है कि आपका जो गुड्स है वो इंटेंडेड फॉर रीसेल है। यानी जिन सामान के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, जिन गुड्स के ऊपर, जिन मटेरियल के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो मटेरियल आपको आगे फर्दर रीसेल करना है। उसी तरीके से मैंने आपको सर्विस का भी एग्जांपल दिया था। आज की डेट में अगर आपकी फिजिकल कहीं पे शॉप है तो साथ के साथ आपको ऑनलाइन में भी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए एक वेबसाइट भी तैयार करनी पड़ती है, पेमेंट गेटवे भी लगाना पड़ता है, तो उसके लिए टेक्निकल डिपार्टमेंट का खर्चा होता है। तो उस टेक्निकल खर्चे और सर्विस के लिए भी आप पैसा पे करोगे, तो उसके लिए जो पैसा खर्च होगा वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि चाहे खर्चा मटेरियल का हो चाहे सर्विस का हो, दोनों ही आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के खर्चे हैं। वो खर्चे हैं जो आप डे टू डे बेसिस पर रोज करोगे। अगर हम इसके और एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल देख लो, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की कॉस्ट, जहां पर आप बिजनेस करोगे उस शॉप का या उस हॉल का आप किराया भी पे करोगे, लाइट का खर्चा होगा, प्रॉपर्टी के रिपेयर का खर्चा होगा। तो ये सब आपका रूटीन खर्चे हैं। अगर आप एक महीने का रेंट देते हो तो फिर आपको अगले महीने भी रेंट देना ही पड़ता है। रेंट कोई आपके लिए एसेट तो है नहीं, ये बार बार के खर्चे हैं। जितने महीने आप बिजनेस करोगे उतने महीने का आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये सब भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इसके अंदर आ गया आपका वेजेस, सैलरी, टेलीफोन, पोस्टेज, स्टेशनरी। तो ये सब भी डेली रूटीन के खर्चे हैं। एम्प्लॉइज काम करेंगे तो उनको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने वेजेस देने पड़ेगा, हर महीने टेलीफोन का खर्चा आएगा। तो ये सब रूटीन नेचर के खर्चे हैं, हर बार आएंगे, हर महीने आएंगे, बार बार आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द गुड्स, गुड्स की सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, गुड्स बेचने हैं तो एजेंट रखना पड़ेगा, उसको कमीशन देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसी तरीके से फाइनेंशियल कॉस्ट, इसके अंदर आ जाता है हमारा कैश डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो अगर मैं कैश डिस्काउंट की बात करूं तो लेट सपोज कोई कस्टमर आपसे उधार में गुड्स लेकर गया, 3 महीने के उधार में लेके गया। कस्टमर ने बोला कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो आपने बोला ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1 महीने बाद आपको पैसों की जरूरत आ पड़ी, तो आपको जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन उस कस्टमर ने तो 3 महीने का टाइम बोला है, आप उसके ऊपर दबाव डाल भी नहीं सकते क्योंकि आपने खुद 3 महीने का टाइम दिया था। तो आप क्या करते हो, कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेने के लिए कस्टमर को एक लालच देते हो, कस्टमर को बोलते हो कि तुम्हारी पेमेंट की ड्यू डेट 3 महीने बाद है, लेकिन अगर तुम जल्दी पेमेंट कर देते हो, अभी 1 महीने बाद ही पेमेंट कर देते हो, तो मैं तुम्हें 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। जितना भी तुम्हारा पैसा ड्यू है उसके ऊपर 5% का डिस्काउंट मैं तुम्हें दे दूंगा जल्दी पेमेंट करने की वजह से। तो यहाँ पर आपने कस्टमर को 5% डिस्काउंट का लालच दिया ताकि आपके हाथ में जल्दी पेमेंट आ जाए, जल्दी कैश आ जाए। तो ड्यू डेट से जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो समझ में आ गया कैश डिस्काउंट क्या होता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, अगर आपने कोई लोन लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आपके बिजनेस के अंदर पैसों की दिक्कत हो रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, तो उस केस में बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उस केस में उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट जाएगा वो इंटरेस्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक इंटरेस्ट हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी पढ़ा था, वो कौन सा इंटरेस्ट था कि अगर आप फिक्स एसेट परचेज करने के लिए कोई लोन लेते हो तो उस केस में वो जो इंटरेस्ट होगा वो आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन कहां तक, मैंने आपको एक कट ऑफ डेट बताई थी, पुट टू यूज की डेट तक।
जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज या पुट टू यूज में नहीं आ जाता तब तक का इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। लेकिन उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा, एक बार आपका एसेट पुट टू यूज में आ गया, उसके बाद जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो इंटरेस्ट आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी और अपकीप ऑफ फिक्स एसेट बाय मींस ऑफ रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट, रिन्यूएबल एंड इंश्योरेंस। तो क्या बोला है यहाँ पर कि आप अपने फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करते हो, चाहे फिर वो रिपेयर का खर्चा हो, रिप्लेसमेंट का खर्चा हो, रिन्यूएबल का खर्चा हो, चाहे इंश्योरेंस का खर्चा हो, रूटीन नेचर के जो रिपेयर के खर्चे हैं, रिप्लेसमेंट के खर्चे हैं, वो सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। एक बार आपने अपने फिक्स एसेट खरीद लिया, उसके बाद आप उसको यूज कर रहे हो, मान लो मशीन के अंदर कोई छोटी मोटी दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उसके लिए आप उसको रिपेयर कराओगे, तो वो रिपेयर का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि वहां पर आप बिजनेस को चलाने के लिए अगर मशीन खराब हो गई तो आप उसको ठीक कराओगे ही कराओगे, वरना आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाएगी। तो जो खर्चा आप अपने काम को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, वो खर्चा तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। जबकि अगर आप फिक्स एसेट के अंदर कोई मेजर खर्चा करते हो, कोई मेजर रिप्लेसमेंट करते हो, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो उस केस में वो खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। इसका एग्जांपल दूं, अगर मान लो आपके पास बिजनेस के अंदर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है और वो खराब हो जाता है, नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर फ्रिज रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई मेजर इशू आ जाता है, रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ही खराब हो जाता है, फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर होता है वो फ्रिज का बहुत इसेंशियल पार्ट होता है, अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर ही खराब हो जाए तो फ्रिज की कूलिंग खत्म हो जाती है। तो फ्रिज के अंदर अगर कूलिंग ही नहीं होगी तो फ्रिज किस काम का? तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर के अंदर कंप्रेसर चेंज करने का मतलब है रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मेजर पार्ट को चेंज करना, और इस मेजर पार्ट को चेंज करने से रेफ्रिजरेटर के अंदर की कूलिंग भी बढ़ जाएगी और रेफ्रिजरेटर की यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो इस केस में जो कंप्रेसर चेंज करने का खर्चा होगा, नए कंप्रेसर लगाने का खर्चा होगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो समझ में आ गया आपको? इसके और एग्जांपल सुन लो। अगर मान लो आपने कोई नई बिल्डिंग खरीदी है, उस बिल्डिंग में सही से व्हाइट वॉश नहीं हो रखा, तो आपने अगर उसमें फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश करवाया तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि बिना व्हाइट वॉश के बिल्डिंग रेडी टू यूज थी ही नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट टाइम व्हाइट वॉश जो आप कराओगे, उस खर्चे को आप बिल्डिंग की कॉस्ट में डालोगे। आपने जिस कॉस्ट में बिल्डिंग खरीदी होगी उस कॉस्ट में आप व्हाइट वॉश का खर्चा भी जोड़ दोगे। जबकि अगर कुछ सालों तक आपने बिल्डिंग इस्तेमाल करी, उसके बाद आप दोबारा से उस बिल्डिंग के अंदर व्हाइट वॉश कराते हो, तो फिर उस केस में वो नॉर्मल मेंटेनेंस की बात हो गई, नॉर्मल रिपेयर की बात हो गई, तो वहां पर वो सेकंड टाइम व्हाइट वॉश का खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यही बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, सबसे आखिरी वाला नोट देखो, if the cost of the replacement of a part of fixed asset does not increase the efficiency and the useful life of the fixed asset, the cost should be treated as revenue expenditure। तो अगर आप कोई खर्चा करते हो, कोई रिप्लेसमेंट करते हो फिक्स एसेट के अंदर, और उस रिप्लेसमेंट से ना ही फिक्स एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, ना ही उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ रही है, तो उस केस में वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा। जबकि अगर हम इसी बात को अपोजिट तरीके से बोले कि अगर आप फिक्स एसेट के अंदर कोई खर्चा करते हो, कोई रिप्लेसमेंट करते हो, जिससे आपके फिक्स एसेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए या फिर जो है यूजफुल लाइफ बढ़ जाए, तो उस केस में वो खर्चा, वो रिप्लेसमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आप इस बात को दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो समझ में आ गई आपको बात? अब दो नोट और लिखे हुए, उसको भी देख लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। तो हमारा जो पीएनएल अकाउंट होता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको कई जगह पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम स्टेटमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो क्या बोल रहा है ये कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो खर्चे होते हैं उसको हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं डेबिट और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम क्रेडिट। तो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड में हम सारे खर्चों को लिखते हैं, जबकि राइट साइड में हम सारी इनकम्स को लिखते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हमारे खर्चे जो कि हमारे पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। अब खर्चे हैं तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमारे सारे खर्चे आते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात? दूसरा नोट देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिव्स बेनिफिट फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड और एट मोस्ट फॉर 1 ईयर ओनली। तो सही बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा होता है वो खर्चा आपको सिर्फ करंट ईयर के अंदर ही बेनिफिट देगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 साल का बेनिफिट देगा। जितना भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करते हैं वो खर्चा हमें बार बार करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। तो हर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे का बेनिफिट हमें सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है, या फिर मैक्सिमम 1 साल तक मिलता है, और ज्यादातर केस में तो उससे भी कम मिलता है। सैलरी आप पे करोगे तो हर महीने पे करोगे। अगर आप रेंट साल में एक बार पे करते हो तो आपको अगले साल दोबारा पे करना पड़ेगा। तो रेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको
सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड का ही बेनिफिट देगा। अगले साल अगर आपको दोबारा उस चीज का इस्तेमाल करना है तो आपको दोबारा उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। जबकि अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो है ऐसा खर्चा होता है जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एक बार आप खर्चा कर दो, उसके बाद 4-5 साल तक दोबारा उस सामान को खरीदने की जरूरत नहीं होती। जबकि यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हर साल हर महीने बार बार खर्चा करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड तक मिलेगा, उसके बाद अगर हमें दोबारा बेनिफिट चाहिए तो हमें दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो वापस चलते हैं अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन पे। तो क्या कह रही है हमारी डेफिनेशन? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड ऑन मटेरियल एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये समझ में आ गया आपको? एंड अभी यहाँ पर डेफिनेशन कुछ और भी बात कह रही है, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स एसेट एंड टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फर्म्स। यानी अगर आप फिक्स एसेट के ऊपर कोई खर्चा करते हो और वो खर्चा आप सिर्फ फिक्स एसेट की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो या फिर अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, तो उस केस में वो खर्चा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया नॉट टू इंक्रीज, यानी यहाँ पर ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और ना ही आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। हमने सिनेमा हॉल वाला एग्जांपल देखा था, वहां पर नए एग्जिट गेट के ऊपर जो खर्चा करा गया था वो सिर्फ सिनेमा हॉल की मेंटेनेंस का खर्चा था। 2 एग्जिट गेट की वजह से आने जाने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो 2 एग्जिट गेट बहुत छोटे थे। तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, सिनेमा हॉल को मेंटेन रखने के लिए, सिनेमा हॉल को चलाए रखने के लिए तीसरा गेट बनाया। तो वो जो तीसरे एग्जिट गेट के ऊपर खर्चा करा गया वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्योंकि वहां पर बात मेंटेनेंस की थी, अर्निंग को मेंटेन करने की थी, ना कि इंक्रीज करने की। जबकि जो सिनेमा हॉल के अंदर सीट इंक्रीज करी गई थी उससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही थी, तो उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला। तो समझ में आ रही है आपको बात कि हम किस चीज को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं और किस चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकमिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें लगता है कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक्चुअल में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कुछ इस तरीके के खर्चे हैं कि अगर आप इनको ध्यान से ना देखो, बिना देखे बोल दो, तो आप कह दोगे कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब आप इनको ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब वही बातें जो बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा वेजेस। जनरली वेजेस और सैलरी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को हर महीने वेजेस और सैलरी देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके की वेजेस की बात हो रही है। बट द वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप एसी खरीद के लेके आए, एसी खरीदने के लिए जो इंस्टॉलेशन के 5,000 रुपए दोगे, वो 5,000 रुपए किसकी जेब में जाएंगे? इंस्टॉलेशन करने वाले एम्प्लॉय की जेब में जाएंगे। तो हमारे लिए वो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, लेकिन उस एम्प्लॉय और वर्कर के लिए तो वो वेजेस है, सैलरी है। तो उस केस में वो सैलरी और वेजेस तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यही बात यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपके फिक्स एसेट का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है या इंस्टॉलेशन का काम है, तो उस केस में उस कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए आप जो वेजेस पे करते हो वो वेजेस आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर आप कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो वहां पर जो वर्कर्स काम करेंगे उनको आप वेजेस तो दोगे ही दोगे, और उन वेजेस को आप अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, यानी अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट मानोगे, क्योंकि बिल्डिंग बनने के ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आपका बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि फिक्स एसेट की कंस्ट्रक्शन के टाइम दिए गए वेजेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो क्लियर है। दूसरा देखो, रिपेयर। जनरली नॉर्मल रिपेयर तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर हम कोई पुरानी एसेट परचेज करें और वो एसेट तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें हम इमीडिएट रिपेयर का काम ना करवा लें, यानी वो पुरानी एसेट हम परचेज तो कर लाए, लेकिन उस एसेट को अगर हमें इस्तेमाल करना है, रेडी टू यूज में लाना है, तो हमें उसके ऊपर पहले रिपेयर का खर्चा कराना पड़ेगा। तो उस केस में वो जो रिपेयर का खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर मान लो आप कोई पुरानी मशीनरी खरीद के लेके आते हो 50,000 की, और उसके अंदर आपको इमीडिएट उसी टाइम पर 15,000 का रिपेयर का खर्चा भी कराना पड़ता है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि आपको मशीन जो है 65,000 की पड़ी, 50,000 प्लस 15,000। तो यहाँ पर यही बात बोली है, इफ एन ओल्ड एसेट इज परचेज्ड द अमाउंट स्पेंड ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर बाय द परचेजर टू पुट इट इन वर्किंग ऑर्डर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारा लीगल एक्सपेंसेस। तो ये हमने देखा था, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसकी कनेक्शन में जो भी आप लीगल एक्सपेंसेस पे करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करोगे, वो सारा का सारा लीगल एक्सपेंसेस का खर्चा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। उसी तरीके से आप कोई मशीनरी खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, तो जो भी आपका उस परचेज से जुड़ा हुआ खर्चा होगा, इंस्टॉलेशन का खर्चा होगा, वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप कोई नई मशीन खरीद के लेके आते हो या फिर आप सेकंड हैंड मशीन को परचेस करते हो, तो जिससे आपने मशीन खरीदी है उस मैन्युफैक्चरर से लेके आपके दुकान तक, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस तक, उस फिक्स एसेट को लाने का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, कैरेज का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपके फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मान लो आपने 60,000 की कोई मशीन खरीदी, तो मैन्युफैक्चरर से आपकी दुकान पर, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पर उस मशीन को लाने का, ट्रांसपोर्टेशन का 5,000 का खर्चा लग गया, तो उस केस में आप उस 5,000 के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अपनी मशीन की कॉस्ट का पार्ट मानोगे। तो समझ में आ रहा है आपको?
रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। तो अभी हमने देखा कि रॉ मटेरियल जो है जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन अगर मान लो आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो उस केस में फिक्स एसेट के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो सारा का सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जांपल सुन लो, अगर मान लो आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बिल्डिंग आपके लिए फिक्स एसेट है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जितना भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा रॉ मटेरियल आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, यानी आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है हमें एक बात ध्यान से देखनी है कि एक जगह रॉ मटेरियल हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला रहा है, वही दूसरी जगह रॉ मटेरियल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला रहा है। अब ऐसा क्यों, तो ध्यान से सुनो। अभी पीछे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर रॉ मटेरियल आपके लिए गुड्स है तो फिर उस केस में रॉ मटेरियल के ऊपर करा गया खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपकी जो बिल्डिंग बन रही है वो आपके लिए एसेट है और रॉ मटेरियल आपकी एसेट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर उस केस में वो रॉ मटेरियल का खर्चा आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट। जनरली इंटरेस्ट जो है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। बिजनेस के अंदर तो कई बार उधार लेना पड़ता है, कई बार पैसों की दिक्कत आ जाती है तो हम उधार ले लेते हैं बिजनेस चलाने के लिए, तो उस केस में उस लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जबकि अगर आप फिक्स एसेट को परचेस करने के लिए कोई लोन लेते हो तो वहां पर पुट टू यूज की डेट तक आपका इंटरेस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो क्लियर है। लास्ट पॉइंट देख लो, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो देखो कई बार कुछ इस तरीके के बिजनेस होते हैं जहां पर डेवलपमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि जो इनकम आती है वो बहुत लेट आती है, बहुत बाद में आती है। यानी आप जब काम कर रहे हो तो काम करने का खर्चा आपका कुछ ज्यादा ही है और इनकम आपकी बहुत लेट आ रही है, तो उस केस में जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं उसको कई बार हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मान लेते हैं। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो सच एज इलेक्ट्रिक सप्लाईज, माइनिंग कंपनीज, टी एंड रबर प्लांटेशन, कॉलियरीज। कॉलियरीज का मतलब होता है कोयले की खदानें, जो कोल माइंस होते हैं। तो इन जगहों पर क्या होता है, हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने कभी कॉफी के प्लांटेशन देखा होगा। कॉफी का प्लांटेशन करने से पहले लैंड के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, लैंड के अंदर होल तक करने पड़ते हैं, बड़े बड़े गड्ढे करने पड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर सीड्स डाले जा सकते हैं। तो बहुत सारा खर्चा जो होता है वो डेवलपमेंट से पहले ही हो जाता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगता है। कोयले की खदानों से अगर आपको कोयला निकालना है तो कोयला तो जमीन के नीचे होता है, आपको पहले ऊपर जो है जमीन के अंदर गड्ढे करने पड़ते हैं, वहां पर जो है माइंस बिछाने पड़ते हैं। उसके बाद जब ब्लास्ट होता है तो उस ब्लास्ट से बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है नीचे, फिर वहां पर नीचे जाके जो है और खुदाई कर करके कोल को निकाला जाता है। तो निकालने तक का खर्चा बहुत ज्यादा है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। तो उस केस में यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इन सब के लिए जो है रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ डेवलपमेंट बिफोर दे कैन बिगिन टू अर्न इनकम। ऑल एक्सपेंडिचर incurred during this period are known as development expenditure. These are treated as capital expenditure despite consisting of items such as wages, salary, rent, taxes, etc. ये जो खर्चे होते हैं वो सैलरी, वेजेस के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। कोयला निकालना है तो कोयला निकालने के लिए पहले खुदाई करनी पड़ेगी, वहां पर गड्ढे करने पड़ेंगे, तो वो कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे, एम्प्लॉयज करेंगे, तो उनको जो सैलरी जाएगी, वेजेस जाएंगे, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस के अंदर ही लगता है, बाकी जनरल बिजनेस के अंदर तो नॉर्मली जिस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमारे कुछ खर्चे हो गए, कुछ एक्सपेंडिचर हो गए जो दिखते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन एक्चुअल में वो होते कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो समझ में आ गया। अब देखते हैं हम अपना तीसरे टाइप का एक्सपेंडिचर जो कि है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। जब मैं आपको एसेट का मतलब बता रहा था तो वहां पर हमने पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ये बेसिकली जो है कॉम्बिनेशन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का। इसके अंदर दोनों के ही फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स व्हिच आर प्राइमरली रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट फ्रॉम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड इन द ईयर इन व्हिच द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। तो क्या बोला गया कि प्राइमरली ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इसका तो नाम ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नाम क्या है इसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम के अंदर ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। तो प्राइमरली तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है। और ये बात हम बहुत अच्छे से देख कर आ चुके हैं कि जिस भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलता है, वो एक्सपेंडिचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे दोनों ही टाइप के एक्सपेंडिचर के फीचर आ गए। एक्चुअल में तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि ये एक साल से ज्यादा का बेनिफिट देता है इसीलिए इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी फीचर आ जाता है। Such expenditure are called deferred revenue expenditure. Such expenditures are carried forward
और spread over a number of accounting period during which business is expected to benefit from the same। तो क्या बोल रहा है ये, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। इसके और भी एग्जांपल होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जितना आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप इसी एग्जांपल को समझ सकते हो। अगर मैंने कोई और एग्जांपल दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसी एग्जांपल को देखो, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अगर कोई कंपनी हैवी एक्सपेंडिचर कर देती है, अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर एक्सपेंडिचर कर देती है, तो उस केस में उस एक्सपेंडिचर को कंपनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलती है। अभी हम देखकर आए थे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। हमें बार बार समय समय पर एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आप 2-3 साल तक एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे। आप देख ही रहे हो टेलीविजन के अंदर एक ही प्रोडक्ट के 4-5 महीने में 2-3 नए ऐड आ जाते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बार बार हमें अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते रहना पड़ता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर हैवी एक्सपेंडिचर कर दो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो फिर उस केस में आप बोलते हो कि हमें इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा। सपोज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब यहाँ पर 10 करोड़ को मैं हैवी एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 करोड़ रुपए एक हैवी एक्सपेंडिचर है। बाकी 10 करोड़ हैवी एक्सपेंडिचर है या नहीं है वो तो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 लाख रुपए भी हैवी एक्सपेंडिचर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 करोड़ रुपए भी हैवी एक्सपेंडिचर नहीं है। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करा 10 करोड़ का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्सपेंडिचर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर खर्चों का डिवीजन भी बता रखा है कि आखिर किन किन चीजों पर कितना पैसा खर्च हुआ। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ, टेलीविजन कमर्शियल के ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ, होर्डिंग्स के ऊपर 2 करोड़ खर्च हुआ, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर 1 करोड़ खर्च हुआ, और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ। अगर आप सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो आपका खर्चा तो होना ही होना है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, और इसको लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हमें लंबे समय तक बेनिफिट देगा। हमने एक बार अच्छा खासा बढ़िया तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर लिया है, अब इसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करा था हमने 2022-23 में। 2022-23 में हमने 10 करोड़ रुपए खर्चा करा, और हमें लगता है कि इस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। तो अब इस केस में ये बताओ कि ये जो 10 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर है ये खर्च करा गया 2022-23 में, तो खर्चा हुआ है 2022-23 में, तो क्या पूरे 10 करोड़ रुपए को 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाए? मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यानी लेफ्ट साइड में हम सारे खर्चों को लिखते हैं, और राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में हम सारी इनकम्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 10 करोड़ का खर्चा है, क्या इसको 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाना चाहिए? क्या हम इस 10 करोड़ के खर्चे को 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें? तो हम तो डाल देंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो 10 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है, इस 10 करोड़ रुपए का बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा। तो जब हमें बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो हम इन खर्चों को भी 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब होता है खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने 10 करोड़ को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बोला कि हर साल हम 2-2 करोड़ रुपए अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते जाएंगे खर्चे के नाम पर। 5 साल में 10 करोड़ पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2022-23 में 10 करोड़ का खर्चा करा गया था, लेकिन पूरा 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना डालते हुए 22-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 2 करोड़ रुपए डाले गए। उसके बाद 2023-24 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा 2 करोड़ लिखे गए। 2024-25 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोबारा 2 करोड़ का खर्चा लिखा गया। उसी तरीके से 25-26 में किया गया, उसी तरीके से 26-27 में किया गया। तो 5 साल में 10 करोड़ के खर्चे को रिटर्न ऑफ करा गया। रिटर्न ऑफ का मतलब बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला गया। तो यहाँ पर देखो 2022-23 में क्या होगा, 2022-23 का जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम पीएनएल अकाउंट भी बोलते हैं। तो 2022-23 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने 2 करोड़ रुपए डेबिट करा, यानी अपने खर्चों में डाला। तो 2 करोड़ रुपए हमने राइट ऑफ करा। अब 22-23 के बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा? अब जब 22-23 की बैलेंस शीट बनेगी तो वहां पर ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो 8 करोड़ रुपए बच गया, ये हमारा एसेट कहलाएगा। जब हम एसेट पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने फिक्टिशियस एसेट पढ़ा था, और फिक्टिशियस एसेट का एग्जांपल है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी यहाँ पर हम एक एसेट मानेंगे, जिसको हम कहेंगे फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब एक्चुअल में वो कोई एसेट नहीं है, एक्चुअल में तो वो एक लॉस है, एक खर्चा है, जिसको हम जबरदस्ती एसेट मान रहे हैं, क्योंकि उसको अभी हमने राइट ऑफ नहीं कराया। जैसे जैसे हम उसको राइट ऑफ करते जाएंगे वैसे वैसे उसको हम एसेट में से हटाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट के अंदर 8 करोड़ रुपए लिख दिए एसेट साइड में, जिसको हमने नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अगर किसी ने एसेट वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको ये बातें समझने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारी बातें स्टार्टिंग से मैंने आपको एसेट वाले टॉपिक के अंदर बताई थी। तो
जिसने नहीं देखा तो वो जाके पहले एसेट वाले टॉपिक को देख लो, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1 है, वहां पर मैंने आपको एसेट के बारे में बता रखा है, तो आप जाके उसको देख लो, उसके बाद आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बैलेंस शीट के अंदर 8 करोड़ रुपए एसेट के नाम पे आ गया, जो कि हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके बाद 2023-24 की अगर बात करें तो 23-24 के अंदर दोबारा से 2 करोड़ रुपए डेबिट करा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2023-24 तक टोटल 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा चुका है। तो बैलेंस शीट में कितना आएगा? बैलेंस शीट में आएगा बचा हुआ 6 करोड़ रुपए। तो 2023-24 की बैलेंस शीट में 6 करोड़ रुपए एसेट साइड में लिखा जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे। उसी तरीके से 2024-25 का बनेगा, जब 24-25 का पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर 2 करोड़ रुपए दोबारा लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में कितना लिखा जाएगा? बैलेंस शीट में लिखा जाएगा 4 करोड़ रुपए, क्योंकि 2024-25 तक 6 करोड़ रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल चुके होंगे, तो बैलेंस बच गया हमारा 4 करोड़, जो कि हम एसेट साइड में लिख देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम का। तो समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से हम 2026-27 तक अपने इस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के खत्म कर देंगे, बैलेंस शीट से हमारा ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गायब हो जाएगा। तो समझ में आ गई आपको बात? तो ये हो गया हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई थी जो आपको उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ जाएगी। सच एक्सपेंडिचर आर कैरी फॉरवर्ड और स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ड्यूरिंग विच द बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सेम। तो यही बोला है कि आप इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के खर्चे को कैरेट फॉरवर्ड कर दोगे, यानी आगे शिफ्ट कर दोगे, आप इसको फ्यूचर में ले जाओगे। 2022-23 में हमने खर्चा करा, लेकिन इस खर्चे को हम आने वाले 5 सालों तक लेके गए। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि इस खर्चे को स्प्रेड ओवर करा जाता है, यानी बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड में बांटा जाता है। और बांटने का बेसिस क्या होता है? बांटने का बेसिस होता है कि बिजनेस इस खर्चे से कितने साल का बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है। तो समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे तीनों टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देख लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी देख लिया। तो बिजनेस के अंदर टोटल कितने खर्चे होते हैं, किस किस तरीके के खर्चे होते हैं और उन खर्चों को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, जो कि है रिसिप्ट। सबसे पहले हमने एक्सपेंडिचर की बात करी, उसके बाद अब हम बात करेंगे रिसिप्ट की। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि बिजनेस से पैसा कहां कहां जाता है, लेकिन रिसिप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा कहां कहां से आता है। एनी टाइप ऑफ मनी रिसीव बाय बिजनेस, बिजनेस जो भी टाइप का पैसा रिसीव करेगा उसको हम रिसिप्ट का नाम देंगे। रिसिप्ट बोलो रिसीट बोलो एक ही बात है। तो रिसिप्ट हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। सेम वही हिसाब किताब है जो कि हमारा एक्सपेंडिचर का था, लेकिन यहाँ पर तीसरा कोई डेफर्ड रेवेन्यू वाला हिसाब नहीं होता। तो 2 ही रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगी। जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेसिकली बिजनेस के अंदर 2 ही जगह से पैसा आता है, एक तो कैपिटल और दूसरा लायबिलिटी। या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को पैसा देगा, या तो बिजनेस किसी आउटसाइडर से बाहर से लोन लेकर पैसा लेकर आएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में टोटल एसेट लिखी हुई है कि बिजनेस के पास टोटल एसेट 20 लाख की है। अब मुझे बताओ ये 20 लाख की एसेट खरीदने का पैसा बिजनेस के पास कहां से आया? तो बिजनेस के अंदर 10 लाख की कैपिटल है। 10 लाख की कैपिटल का मतलब ओनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। उसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट ऐड कर रखा है, कितना? 2 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है बिजनेस का प्रॉफिट। और ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बताई थी कि बिजनेस के अंदर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही ओनर को बिलोंग करेगा। यानी प्रॉफिट होगा तो भी ओनर का और लॉस होगा तो भी ओनर का। तो ये तो बिजनेस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस को 2 लाख का फायदा होता है तो वो 2 लाख रुपए ओनर के अकाउंट में डाला जाएगा, और बिजनेस के पास ओनर का अकाउंट किस नाम से है? कैपिटल के नाम से। तो कैपिटल के अंदर यहाँ पर 2 लाख रुपए और ऐड कर दिया, टोटल कैपिटल हो गई हमारी 12 लाख की। अब 12 लाख की कैपिटल ये शो कर रही है कि बिजनेस के पास ओनर का 12 लाख रुपए पड़ा हुआ है। ओनर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, 2 लाख रुपए बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, वो भी अल्टीमेटली ओनर का ही था। तो अब ये माना जाएगा कि ओनर ने बिजनेस को 12 लाख रुपए दिए। बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी 12 लाख रुपए की हो गई। तो बिजनेस के पास एसेट थे 20 लाख के, 20 लाख के एसेट के पैसे कहां से आए होंगे? 12 लाख रुपए तो ओनर के पास से आए, और बचे हुए 8 लाख रुपए बिजनेस के पास आउटसाइडर से आए। हो सकता है बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो। तो बिजनेस बाहर से कहीं से भी लोन ले सकता है। बाहर वालों से बिजनेस ने 8 लाख रुपए का लोन लिया है और बिजनेस के अंदर ओनर का पैसा लगा है 12 लाख रुपए। तो टोटल 20 लाख रुपए हो गए, जिस 20 लाख से बिजनेस ने एसेट खरीदी। तो आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ रही है कि आखिर बैलेंस शीट को पढ़ा किस तरीके से जाता है? मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब यहाँ पर देख लो वो इक्वेशन आराम से मैच हो रही है। एसेट जो है 20 लाख की है और 20 लाख रुपए कहां से आए? लायबिलिटी प्लस कैपिटल को मिलाकर आए। तो ये आपकी इक्वेशन भी प्रूव होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर देखो रिसिप्ट हमारी 2 तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले राइट साइड वाला देखो, बैलेंस शीट को याद करो और बैलेंस शीट को याद करके सोचो बिजनेस के पास पैसा या तो बैंक लोन से आ जाएगा। यहाँ पर लोन का मतलब सिर्फ बैंक लोन नहीं है, सारे तरीके के लोन आ गए। बिजनेस कहीं से भी लोन लेगा वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। बेसिकली यहाँ पर लायबिलिटी की बात हो रही है। अगर ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के पास कैपिटल के नाम का पैसा आ जाएगा। और अगर मान लो ऐसा हो जाए कि बिजनेस ने जो अपनी एसेट को सेल कर दिया, बिजनेस के पास कोई मशीनरी पड़ी हुई थी, बिजनेस ने उठाकर उसको सेल कर दिया। बिजनेस के पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदी थी, बिजनेस ने उठाकर उसी बिल्डिंग को ही बेच दिया, तो बिजनेस के पास
अपनी एसेट्स को सेल करके भी पैसा आ सकता है। तो अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट को याद करें तो हमारे पास 3 तरीके हैं जहां से बिजनेस के पास पैसा आ सकता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी तरीका बिजनेस रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करता। ना ही बिजनेस रोज के रोज लोन लेता है, ना ही बिजनेस का ओनर रोज के रोज बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और ना ही बिजनेस रोज के रोज अपनी एसेट को सेल करता है। ये कभी कभी की एक्टिविटी है, नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को याद करो, जो कि नॉर्मल डे टू डे बिजनेस का खर्चा नहीं था। उसी तरीके से कैपिटल रिसिप्ट, जो कि नॉर्मल बिजनेस की डे टू डे की रिसिप्ट नहीं है, ये कभी कभार होने वाली एक्टिविटीज है, तो इसको यहाँ पर नाम दिया गया कैपिटल रिसिप्ट। ऐसी रिसिप्ट जो बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट को अफेक्ट करती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट की, तो वापस अपनी बैलेंस शीट पे चलते हैं एक बार, उसके बाद फिर मैं आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट डिस्कस करूंगा। तो अगर हम इस बैलेंस शीट पर वापस आ जाएं, तो मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट किसका है? तो आप कहोगे ये नेट प्रॉफिट ओनर का है। बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट आता है वो अल्टीमेटली होता तो ओनर का ही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होता है ये भी कैपिटल का पार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है। 2 लाख रुपए बिजनेस ने एज अ नेट प्रॉफिट कमाए। तो ये 2 लाख रुपए का अमाउंट आया कहां से होगा? तो हमने 2022-23 का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, वहां से हमने ये प्रॉफिट निकाला होगा, जिसको हमने बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड करा। तो यहाँ पर अब इस प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक साइड हम अपनी सारी इनकम को लिखते हैं और दूसरे साइड हम अपने सारे एक्सपेंस को लिखते हैं। अभी इनकम भी सही वर्ड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इनकम बोल रहा हूँ। एग्जैक्ट वर्ड होता है रेवेन्यू। बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके, ध्यान से सुनो मेरे शब्द, बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके जहां जहां से पैसा आता है उस पैसे को बिजनेस रेवेन्यू बोलता है। तो यहाँ पर बिजनेस के पास टोटल रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख रुपए, यानी जो बिजनेस है वो बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है, अपना काम कर रहा है, और वो काम करने के बाद बिजनेस के पास पूरे साल में 22-23 में टोटल रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख रुपए। अब बताओ ये रेवेन्यू के अंदर क्या होगा? तो नॉर्मल सी बात है, टोटल रेवेन्यू के अंदर क्या हो सकता है? बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके पैसा कहां कहां से आ सकता है? वो अपनी गुड्स को सेल करेगा तो वहां से पैसा आएगा, सर्विसेज को सेल करेगा तो वहां से पैसा आएगा, इंटरेस्ट इनकम आएगी, डिविडेंड इनकम आएगी, रेंट आएगा, कमीशन आएगा। तो कई सारे सोर्स है जहां से बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटीज का पैसा आता है। ये जो रेवेन्यू का पैसा बिजनेस के पास आ रहा है, ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी है। रोज बिजनेस गुड्स को सेल करेगा, सर्विसेज देगा, हर महीने बिजनेस रेंट रिसीव करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा, बार बार बिजनेस कमीशन रिसीव करेगा। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर मैं एक्सपेंस की बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दूसरे साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड में हम अपने सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। तो बिजनेस के अंदर कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं उसकी लिस्ट तो हम देख के आ चुके हैं। हमने एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट तो पढ़ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में जाता है, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। हम बात करेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो बिजनेस रिलेटेड डे टू डे बेसिस पर जितने भी खर्चे होते हैं उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हमने अपने सारे खर्चे लिख दिए और क्रेडिट साइड में हमने अपना टोटल रिवेन्यू लिख दिया। तो बिजनेस के पास टोटल रिवेन्यू के नाम पर 20 लाख रुपए आया और बिजनेस के टोटल खर्चे हुए 18 लाख के। तो बताओ बिजनेस का 2022-23 में प्रॉफिट कितना हुआ? तो सिंपल सी बात है, 20 लाख माइनस 18 लाख, 2 लाख रुपए बिजनेस का नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये मैंने आपको एक इजी वे में बता दिया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बाकी इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल बातें होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसमें से नेट प्रॉफिट निकालना है, तो उसका तरीका है अपनी कमाई में से अपने खर्चे को माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और ये नेट प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में ओनर की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो समझ में आ रही है आपको बातें? अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने क्या निकाला? बिजनेस के पास अगर रेवेन्यू आ भी गया, बिजनेस के पास अगर रेवेन्यू से पैसा आ भी गया, तो भी उस रेवेन्यू और उस एक्सपेंस का हमें करना क्या है? हमें फाइनली उसका प्रॉफिट निकालना है, और प्रॉफिट निकाल के उसको कैपिटल में डालना है, और उस कैपिटल से बिजनेस को एसेट खरीदनी है। तो बेसिकली बिजनेस के अंदर जो जो एक्टिविटीज होती हैं, उस एक्टिविटीज से फाइनली बिजनेस के हाथ क्या लगता है? बिजनेस के हाथ लगता है प्रॉफिट। जितना रेवेन्यू आएगा उतने ही खर्चे हो जाएंगे, अगर कुछ बचेगा तो बिजनेस उसको प्रॉफिट बोल देगा, और अल्टीमेटली बिजनेस के हाथ तो प्रॉफिट ही लगा, बाकी तो सब खत्म हो गया। तो इसलिए मैंने आपको कहा था बिजनेस के पास पैसा सिर्फ दो जगह से आता है, या तो कैपिटल या तो लायबिलिटी, और जो प्रॉफिट होता है वो हमारे कैपिटल का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें अकाउंटिंग कहती है कि आपने बैलेंस शीट के अंदर पैसों का सोर्स निकाल दिया, आपने बता दिया कि बैलेंस शीट के अंदर से बिजनेस को पैसा कहां कहां से मिल सकता है। आपने बोल दिया बिजनेस को लायबिलिटी से पैसा मिल सकता है, ओनर से पैसा मिल सकता है, एसेट बेचकर पैसा मिल सकता है। लेकिन जरा अब ये भी बता दो कि बिजनेस के पास बिजनेस एक्टिविटी करके कहां कहां से पैसा आ सकता है, यानी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या क्या होता है, एक बार ये भी बता दो। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हमने बैलेंस शीट को देख लिया, अब हम रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी को देखेंगे कि बिजनेस के पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके कहां कहां से पैसा आता है।
अब एक बात ध्यान से सुनो, आपको वो जो लायबिलिटी और कैपिटल वाला हिसाब किताब था कि बिजनेस के पास दो ही जगह से पैसा आता है, उस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है, लेकिन उसके आगे भी आपको और भी बहुत कुछ सोचना है। अभी आप सिर्फ बीकॉम के अंदर हो और यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, इतना डिटेल एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं चाहता तो आपके साथ उतना डिटेल डिस्कशन नहीं करता, डायरेक्टली आपको बता देता कि बिजनेस के अंदर दो जगह से पैसा आता है, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल एनालिसिस कराया, आगे की बात बताई। जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना तो वहां पर आप इस तरीके की बातें सोचोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने सिलेबस के बारे में सोचते हुए, अपने एग्जाम के बारे में सोचते हुए ध्यान से सुनो। बिजनेस के पास दो जगह से पैसा आता है, पहला होता है हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसिप्ट। अगर बिजनेस के पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है तो बिजनेस उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलता है, और अगर बिजनेस के पास अदर देन नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, यानी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी से पैसा आ रहा है जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, तो फिर उस केस में बिजनेस उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलता है। मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल दे दिए, अब बात करते हैं हम रेवेन्यू रिसिप्ट की। तो अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, अगर हम गुड्स की सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, अगर हम सर्विसेज को सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। सर्विसेज को सेल करने के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है जो कि होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेल ऑफ सर्विसेज बोलने से अच्छा होता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोलो आप। तो इंटरेस्ट से आ सकता है, कमीशन से आ सकता है, ये तो सिर्फ दो चार एग्जांपल है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो पैसा जो हमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है। अब एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को देख लेते हैं। अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोस रिसिप्ट दैट आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट। तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल रिसिप्ट जो है बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट डालती है। नीचे ये तीन एग्जांपल देखो। मनी रिसिप्ट बाय वे ऑफ लोन, अगर मान लो बिजनेस जो है किसी बैंक से लोन लेता है, तो बिजनेस ने बैंक से लोन लिया, उससे हुआ क्या, बिजनेस के पास पैसा तो आ गया, बिजनेस की कैपिटल रिसिप्ट तो हो गई, लेकिन उस कैपिटल रिसिप्ट से बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, तो यहाँ पर गुड्स नहीं आएगा, इसको सही कर लेना, यहाँ पर एसेट आएगा। बिजनेस ने एसेट को बेचा तो बिजनेस के पास से एसेट चला गया। अगर आप अपनी बिल्डिंग बेच दोगे तो आपके पास पैसा भले ही आ जाएगा, लेकिन आपकी बिल्डिंग तो चली जाएगी। तो अगर बिजनेस एसेट को सेल करता है तो बिजनेस के पास से एसेट डिक्रीज हो जाता है। तीसरा एग्जांपल देखो, रिसीव्ड फ्रॉम ओनर ऑफ बिजनेस, अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को ही लायबिलिटी बोल सकते हैं। लायबिलिटी का मतलब हो गया हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी और कैपिटल का मतलब हो गया हमारी इंटरनल लायबिलिटी। और यहाँ पर जो है लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट से हमारे पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन या तो उससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उससे हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? इन अदर वर्ड्स, द अमाउंट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस का मतलब हो गया ओनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, लोन टेकन एंड सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट। अब देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एनी इनकम अर्न्ड फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज करके बिजनेस के पास पैसा आता है तो वो बिजनेस के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन का मतलब हो गया बिजनेस के वो कोर एक्टिविटीज जिसमें बिजनेस डील करता है। इसका मतलब भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अगर बिजनेस के पास कोई पैसा आता है, कोई इनकम आती है, तो बिजनेस उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेगा। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। फी रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे उससे फीस आएगी, तो वो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए। इंटरेस्ट रिसीव, ये भी आपके बिजनेस की एक्टिविटी है। तो हर वो पैसा जो बिजनेस के पास आता है फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो क्लियर है आपको? तो आप देखो यहाँ पर जितने नोट्स लिखे हुए हैं, आपको अगर सिर्फ इतने नोट्स भी समझ में आते हैं तो काफी है। बाकी जो हमने डिटेल डिस्कशन करा उन सब चीजों के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, समझने में कोई दिक्कत हुई, तो कोई बात नहीं, आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए जितने नोट्स यहाँ पर गिवन है उतना ही आपको समझ में आ गया तो काफी है, मोर देन इनफ है। मैंने आपको एक लेवल ऊपर ही पढ़ाया है तो आपको इतना भी समझ में आ गया तो भी काफी है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। तो हमारा ये कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सभी स्टूडेंट्स तक ये अकाउंटिंग की क्लासेस पहुंचनी चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा हम आपके लिए काम करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।